सोचिए एक ऐसे हीरे के बारे में जिसकी चमक के पीछे छिपी हैं सदियों की साजिशें, जंगें और अनगिनत मौतें। एक ऐसा पत्थर जो अपनी खूबसूरती के लिए जितना मशहूर है, उतना ही अपने खूनी इतिहास के लिए भी बदनाम है। आज हम बात कर रहे हैं कोह-ए-नूर की। तो सवाल ये उठता है कि भारत की धरती से निकला ये पवित्र हीरा आखिरकार ब्रिटिश राजघराने के ताज का हिस्सा कैसे बन गया? ये सिर्फ एक हीरे का सफर नहीं है। ये सत्ता, लालच और साम्राज्यों के बनने बिगड़ने की कहानी है। चलिए, इस ऐतिहासिक रहस्य की परतें खोलते हैं। कहते हैं कि इस हीरे के साथ शुरुआत से ही एक चेतावनी, एक श्राप जुड़ा हुआ था। एक पुरानी मान्यता जो कहती थी कि ये हीरा जिस भी पुरुष शासक के पास जाएगा, उसके लिए दुर्भाग्य और तबाही लाएगा। और जैसा कि इतिहास ने हमें बार बार दिखाया, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक तरह की भविष्यवाणी साबित हुई। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इसके रहस्यमयी दिनों से। वो दौर जब इसकी खतरनाक शोहरत ने जन्म लिया और ये सिर्फ एक कीमती पत्थर से कहीं ज्यादा बन गया। कुछ पौराणिक कथाएं तो इसे महाभारत काल की दिव्य स्यमंतक मणि से भी जोड़ती हैं, जिसका संबंध सीधे भगवान कृष्ण से था। अब सच क्या है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात साफ है, इसकी कहानी हमेशा से दिव्यता और खतरे के बीच झूलती रही है। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो इसका पहला पक्का सबूत हमें 13वीं सदी में मिलता है। ये आंध्र प्रदेश की मशहूर गोलकुंडा खदानों से निकला था। काकतीय राजवंश इसकी खूबसूरती से इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने इसे अपनी कुलदेवी भद्रकाली की मूर्ति में एक आंख की जगह लगा दिया। एक पवित्र पत्थर जो बहुत जल्द सत्ता की सबसे बड़ी चाहत बनने वाला था। और यहीं से कोह-ए-नूर का भारत के अंदर का लंबा और खूनी सफर शुरू होता है। ये एक ऐसा प्रतीक बन गया जो जीत के साथ हाथ बदलता था और हार के साथ तबाही लेकर आता था। बहुत जल्द ये हीरा ताकत का सबसे बड़ा सिंबल बन गया। दिल्ली सल्तनत के दौर में तो जैसे एक होड़ सी मची थी। जब भी कोई नया वंश सत्ता में आता, जीत की सबसे बड़ी निशानी होती थी कोहिनूर पर कब्जा करना। ये खिलजियों से तुगलकों के पास गया, फिर मालवा और ग्वालियर के राजाओं से होते हुए आखिरकार लोधी वंश के खजाने तक पहुंचा। और फिर आया साल 1526। इतिहास ने एक बड़ी करवट ली। पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी की हार हुई और मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और इस जीत के साथ ही ये बेशकीमती हीरा भी अब मुगलों का हो गया था। बाबर इसकी असल कीमत जानता था। उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि उससे पूरी दुनिया को एक दिन का खाना खिलाया जा सकता है। जरा सोचिए, एक पत्थर की इतनी कीमत। और यहीं पर उस श्राप वाली बात फिर से सामने आती है। जिन मुगल बादशाहों के पास ये हीरा रहा, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, उन सभी का अंत किसी न किसी त्रासदी में हुआ। लेकिन एक बादशाह, अकबर महान, जिसके पास ये हीरा कभी नहीं रहा, उसने मुगलों के सबसे शानदार और स्थिर दौर पे हुकूमत की। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? अब कहानी में एक बहुत ही नाटकीय मोड़ आता है। मुगलों के बाद ये हीरा पहली बार हिंदुस्तान की सरहदों के पार गया और इसे वो नाम मिला जिससे आज पूरी दुनिया इसे जानती है। शाहजहां ने कोह-ए-नूर को अपने मशहूर तख्त-ए-ताऊस यानी मयूर सिंहासन के ठीक ऊपर जड़वाया था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जिस सिंहासन को उसने अपनी शान का प्रतीक बनाया, उसी पर बैठने के कुछ ही समय बाद उसे अपने ही बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया। औरंगजेब ने सोचा कि हीरे की चमक और बढ़ाई जाए और उसे फिर से तराशने का फैसला किया। ये एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई। एक अनाड़ी जौहरी ने इसका वजन लगभग 793 कैरेट से घटाकर सिर्फ 186 कैरेट कर दिया। हीरे की खूबसूरती तो जैसे खत्म ही हो गई। साल 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया। उसे कहीं से खबर मिली कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को कोह-ए-नूर को अपनी पगड़ी में छिपा कर रखता है। नादिर शाह ने एक चाल चली। उसने दोस्ती की एक पुरानी रस्म, पगड़ी बदलने की पेशकश कर दी, जिसे बादशाह चाहकर भी मना नहीं कर पाया। और जैसे ही पगड़ियां बदली गईं और वो हीरा नादिर शाह के हाथ आया, उसकी चमक देखकर वो दंग रह गया। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, कोह-ए-नूर यानी रोशनी का पहाड़। और बस उसी दिन से इस हीरे को अपना ये मशहूर नाम मिल गया। ईरान पहुंचने के बाद कोह-ए-नूर का सफर रुका नहीं। अब इसकी मंजिल थी अफगानिस्तान के पहाड़ और पंजाब के मैदान, जहां से इसका आखिरी पड़ाव ब्रिटिश साम्राज्य बनना तय था। लेकिन वो श्राप,
उसने नादिर शाह का भी पीछा नहीं छोड़ा। कुछ ही सालों में वो वहम और पागलपन का शिकार हो गया और उसके ही लोगों ने उसकी हत्या कर दी। उसकी मौत के बाद उसका एक कमांडर अहमद शाह दुरानी कोहे नूर लेकर अफगानिस्तान भाग गया और वहां दुरानी साम्राज्य की नींव रखी। कई साल बाद ये हीरा वापस भारत आया, शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह के पास। जब तक वो जिंदा थे, सिख साम्राज्य ताकतवर बना रहा। लेकिन 1839 में उनकी मौत के बाद ऐसा लगा जैसे उस श्राप ने अपना सबसे भयानक खेल खेला। सिर्फ 4 साल के अंदर उनके 4 वारिसों की हत्या कर दी गई और ताकतवर सिख साम्राज्य बिखरने लगा। आखिर में सिख साम्राज्य के वारिस बचे सिर्फ 10 साल के एक बच्चे दलीप सिंह। 1849 में अंग्रेजों से जंग हारने के बाद उनसे लाहौर की संधि साइन करवाई गई और इसी संधि के तहत उस 10 साल के बच्चे को कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को तोहफे में देने के लिए मजबूर किया गया। जब ये हीरा आखिरकार लंदन पहुंचा तो कहानी में एक और मोड़ आया। वहां के लोगों को इसकी भारतीय कटाई कुछ खास पसंद नहीं आई, इसलिए प्रिंस अल्बर्ट के कहने पर इसे यूरोपीय तरीके से फिर तराशा गया। इस कोशिश में इसका वजन और घटकर सिर्फ 105.6 कैरेट रह गया और इसका सदियों पुराना भारतीय रूप हमेशा के लिए बदल दिया गया। और इसी के साथ हम आज के दौर में पहुंचते हैं, जहां ये हीरा अपनी चमक से ज्यादा अपने मालिकाना हक को लेकर चल रहे अंतर्राष्ट्रीय विवाद के लिए जाना जाता है। दिलचस्प बात तो ये है कि ब्रिटिश राजघराने ने भी इस श्राप की कहानियों को नज़रअंदाज नहीं किया। एक नियम बना दिया गया कि कोहिनूर को या तो कोई रानी पहनेगी या फिर किसी राजा की पत्नी। यही वजह है कि इसे महारानी विक्टोरिया से लेकर क्वीन मदर तक सबने पहना, लेकिन ये कभी किसी ब्रिटिश राजा के ताज का हिस्सा नहीं बना। आज की तारीख में इस एक हीरे पर 4 देश अपना हक जताते हैं। भारत कहता है कि ये उसकी धरती से निकला है। पाकिस्तान खुद को सिख साम्राज्य का वारिस बताता है। अफगानिस्तान इसे दुर्रानी साम्राज्य की धरोहर कहता है और ईरान इसे नादिर शाह की जीत का प्रतीक मानता है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। जब किसी खजाने का इतिहास ही जीत और लूट से लिखा गया हो, तो उसका असली मालिक कौन है? वो जिसने उसे जमीन से निकाला, वो जिसके पास वो आखिरी बार था, या फिर सदियों के खून खराबे के बाद क्या इसका कोई मालिक होना ही नहीं चाहिए?